1 फरवरी यानी बजट का दिन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बार के बजट से कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि इस बजट के आने के बाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस बार का जो बजट है ना वो कुछ अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शंस होने हैं, और क्योंकि इस साल इलेक्शन होने हैं तो गवर्नमेंट पूरा बजट एक साथ प्रेजेंट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इंटरिम बजट लाती है जो कि जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट इलेक्ट ना हो जाए तब तक के लिए होता है। तो आपको पता है कि इस साल अप्रैल और मई में इलेक्शंस होने हैं, तो ये वाला जो बजट है ये मई के मंथ तक रहेगा, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी वो अपना फुल फ्लेज्ड बजट प्रेजेंट करेगी। वैसे आपको क्या लगता है इस बार कौन सी गवर्नमेंट जीतने वाली है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपको पता है कि ये जो बजट है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, तो इससे आपको किसी भी सेक्टर में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस बजट से हम गवर्नमेंट के इंटेंट को जरूर समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस बार के बजट से कौन से सेक्टर को ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर पिछले 10 साल की बात करें तो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज्यादा बूस्ट देखने को मिला है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आपने देखा ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस किया है। फिर चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, जिसमें 53,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज बने हैं, जिससे इंडिया ने आज 99% रूरल रोड कनेक्टिविटी अचीव कर ली है। 74 एयरपोर्ट्स भी बिल्ड किए गए हैं। रेलवे सेक्टर में भी काफी काम हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर ने तो 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। वैसे क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई रेलवे का स्टॉक है, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इससे हमें समझ आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर काफी फोकस्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के बूस्ट होने से ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है। फिर चाहे वो पावर सेक्टर हो, टैक्स सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाकी जो ऑपरेशंस होंगे वो खुद से आसान हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात जानती है, और इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 के बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रा में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% इंक्रीज किया था, और ये नंबर लगभग 10 लाख करोड़ था। इसके अलावा PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को साथ में लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो एफिशिएंसी है वो काफी हद तक बढ़ गई है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि इस साल के बजट में भी गवर्नमेंट इंफ्रा सेक्टर को बूस्ट दे सकती है, जिससे इस फाइनेंशियल ईयर में भी इंफ्रा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में, जिसमें आज के टाइम पर चाइना नंबर 1 पर है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इंडिया भी नंबर 1 पर आ सकता है, और वो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्ट करने में काफी काम कर रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी PLI स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिससे इस सेक्टर को भी बूस्ट मिल सकता है। वैसे यहाँ पर आपको बता दूं कि 2023 में ही इंडिया ने लगभग $447 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 6% ज्यादा है। अब अगर डेटा की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 17% इंडियन GDP में कंट्रीब्यूट करता है, और ये लगभग 2,70,00,000 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और अब अगर PLI स्कीम या फिर मेड इन इंडिया जैसी पॉलिसीज के अंदर हमें और भी अपग्रेडेशन देखने को मिलती है, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 तक ये जो 17% का नंबर है ना, ये 25% तक जा सकता है। अब देखो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, ये अकेला सेक्टर ही बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। सीमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाता है, स्टील भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाता है। इसके अलावा EV व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स, जिनका अभी इंडिया में बहुत ही कम पेनिट्रेशन है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आ जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जाए। तो इन सभी को भी आप अपनी विश लिस्ट में जरूर रखें। अब जो थर्ड सेक्टर है, इसकी रिसेंट टाइम्स में बहुत बात हो रही है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जैसे आप टाटा पावर को देख लो। इसके अलावा दिए तो अडानी पावर ने भी अच्छे खासे रिटर्न्स थे, जिसका रीजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के बजट में ये जो सेक्टर था इसको बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली थी। सीधा सीधा अगर नंबर की बात करें तो 20,671 करोड़
गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को एलोकेट किया था, जो कि 58% का इंक्रीमेंट था। और ऐसा ही कुछ 2024 एंड 25 के बजट से भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने सूर्योदय योजना को भी लॉन्च किया है, जिसमें 2026 तक 1 करोड़ सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। तो क्योंकि सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, और प्राइम मिनिस्टर के इस अनाउंसमेंट के बाद लगता है कि इस बजट में इस सेक्टर को भी बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। एक कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसका काम आपको बता देता हूं। तो उसका काम है जो कि दूसरी पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं उनको लोन देना। तो उस कंपनी ने ऑलरेडी 1,25,000 करोड़ का लोन दे रखा है, और 2030 तक टारगेट है इस लोन को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ करना। तो इनडायरेक्टली कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और एज अ होल इस सेक्टर में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। और ये जो सेक्टर है ये इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक गवर्नमेंट की साइड से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, बट अगर इस बार गवर्नमेंट ने इस सेक्टर की तरफ ध्यान दिया तो आगे आने वाले सालों में ये सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, ये पिछले कई सालों से गवर्नमेंट से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए मांग कर रहा है। टारगेट की बात करें तो 2047 तक इंडियन फार्मा सेक्टर का इंडिविजुअल टारगेट ही 400 से लेकर 450 बिलियन डॉलर्स का है, और इवन 2030 तक ही ये 130 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचना चाहते हैं। तो नंबर्स तो काफी बड़े हैं, लेकिन इस सेक्टर में अगर कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.8% है, जो कि ग्लोबल एवरेज 6% से काफी नीचे है। तो इस साल के बजट में माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में कैपेक्स को इंक्रीज कर सकती है, और बहुत सारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1.8% से बढ़ाकर गवर्नमेंट इसे 2.5% तक ले जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर में भी आपको काफी अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अब ये 4 सेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें गवर्नमेंट बूस्ट दे सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा सेक्टर हो सकता है, ये अभी के अभी कमेंट कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि जैसी हमारी इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी हमारे स्टॉक मार्केट्स भी बहुत हद तक वैसा ही परफॉर्म करेंगे। तो इस बार के बजट से मेनली 3 चीजें एक्सपेक्टेड है, जिसमें पहला है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है डिवेस्टमेंट, और तीसरा है टैक्स रिलेटेड एसओपीज। अब देखो, डिवेस्टमेंट और टैक्स रिलेटेड एसओपीज के बारे में तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले ये समझते हैं कि कैपेक्स होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि गवर्नमेंट कितना कैपेक्स कर सकती है। तो इसको समझने के लिए समझो कि हर साल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों में खर्च करती है, जैसे एजुकेशन में खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है, डिफेंस, बिल्डिंग्स और हेल्थ केयर जैसी बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट खर्च करती है, और वो जो खर्चे हैं वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी शॉर्ट में कैपेक्स बोलते हैं। तो 2023-24 के लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का कैपेक्स बनाया था, जो कि इस साल 10% बढ़कर 11 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। और जब मैं सेक्टर्स के बारे में आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो कैपेक्स क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। तो अब चलिए बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो देखो, गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बहुत सारे तरीकों से गवर्नमेंट इनकम भी जनरेट करती है, जो कि बेसिकली टैक्सेस होते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यानी इसमें एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू को माइनस किया जाता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो 2023 एंड 24 के फाइनेंशियल ईयर में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.9% रहने की उम्मीद है, लेकिन जो नेक्स्ट बजट है उसमें गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को 5.3% तक लाने की कोशिश कर सकती है, जो कि कैपेक्स इंक्रीमेंट को देखकर सही लगता है। और इवन 2026 तक तो गवर्नमेंट इसको 4.5% ला सकती है। अब देखो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। तो इसी के साथ हमने बजट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, बजट के दिन अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम कौन सा ट्रेड लें। तो देखो, हम सभी को पता है कि बजट के दिन हमें मार्केट में बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो पहले कुछ डेटा देखते हैं और समझते हैं कि जनरली बजट के दिन पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे पिछले 13 सालों का डेटा देखने को मिल रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है कि बजट के दिन वॉलेटिलिटी तो रहती है। तो ऐसे में अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो पहले आपको
ये समझना होगा कि आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं या फिर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो। कंजर्वेटिव ट्रेडर वो होता है जो कि अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके चलता है, यानी वो ना ज्यादा रिस्क लेता है ना ही ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागता है। जबकि जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है वो ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न्स पे विश्वास रखता है। तो ये सबसे पहले आप समझिए कि आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं या फिर एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उस दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड करें, यही बेटर होगा। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहां पर भी जब आपको दिखाई देता है कि आपका सेटअप बन रहा है, आप तभी ट्रेड लें, या फिर आप पुट एंड कॉल दोनों ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, जिससे अगर किसी भी एक साइड पर बड़ा मूव आएगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, इसको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।